हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रामा क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी चीजें डिमांड को इफेक्ट करती है, इलास्टिसिटी क्या है, कौन सी एक्सेप्शन है, रैशनल, सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है कहीं पे भी तो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में जाके आपके डाउट पूछना है। अगर डाउट नहीं आए ना तो मुझे समझ आएगा कि वो सारे स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है या फिर वो इंटेलिजेंट है या फिर कुछ मैंने कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया। ओके, जोक्स अपार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट मूव ऑन द चैप्टर। ओके, नाउ सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके प्रेजेंट लिखना है ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टूडेंट रेगुलर वीडियोस देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ एक्चुअली डिमांड होता क्या है। हम रेगुलर डे में, हम डे टू डे लाइफ में हम क्या डिमांड वर्ड को सुनते जरूर है, बट डिमांड को क्रिएट कैसे करना है ये कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि क्रिएट कैसे करना है। तो तीन चीजों को मिलकर डिमांड क्रिएट होती है। डिजायर टू मीन्स टू परचेज, मीन्स एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू पे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, मतलब मेरे अंदर डिजायर है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, मतलब मेरे अंदर डिजायर है और मैं आपको पढ़ा भी दूंगी, विलिंगनेस भी है पढ़ाने की, आपको पढ़ाना भी चाहती हूँ और पढ़ा भी दूंगी, बट मेरे अंदर अगर एबिलिटी नहीं है पढ़ाने की तो क्या डिमांड क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मॉल में गए हो, वहां पे आपको कोई शर्ट अच्छा लगा, आपको खरीदना है, सबसे पहले आपको खरीदना होगा तो डिजायर होगी, ठीक है। फिर आपको क्या एबिलिटी भी है, आपके अंदर क्षमता भी है उसको पे करने की, वो दुकान वाले ने पैक करके आपको दे दिया। अब आपने बोला कि मुझे आपको पे नहीं करना, तो क्या डिमांड क्रिएट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब क्या, ऐसा करना नहीं है, पैसे दे देना। तो मतलब डिमांड क्रिएट कैसे होगी कि आपके अंदर डिजायर है, आप खरीदना चाहते हो और आपको पैसे भी पे कर सकते हो और आप पैसे दे भी दोगे। तो मतलब तीन चीजों को मिलके बनेगी, दैट इज डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। क्लियर? यस। अभी यहाँ पे सेकेंड थिंग कि ये डिमांड को क्रिएट करने के लिए थी। क्या थी? क्रिएट करने के लिए। अरे यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ओके, अब डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करना है। डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे तीन चीजें, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। यहाँ पे से लिखा है क्वांटिटी, यहाँ प्राइस और एक आप लिख देना टाइम। इन तीनों चीजों से क्या होगी? डिमांड एक्सप्रेस होगी। तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। डिमांड को क्रिएट कैसे करेंगे? तो डिजायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। क्लियर? ओके, बस इतना ही चीजें हैं जो डिमांड में की डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। नाउ व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट स्टेप, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट स्टेप, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब क्या होता है? अब हमेशा याद रखना, बेस में किसको लेना है? प्राइस को लेना है। इसका मतलब ये है कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, डिमांड की वजह से कभी प्राइस नहीं चेंज होती। प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। कोई चीज अगर मार्केट में फॉर एग्जाम्पल कोई खरीदने जा रहे हो, उसकी प्राइस अगर महंगी है, इंक्रीज हो रही है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो वो चीज कोई महंगी है तो आप ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? ऑब्वियसली कम खरीदेंगे। तो कोई चीज अगर महंगा है तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। कोई चीज की अगर प्राइस कम है, सस्ता है, तो डिमांड क्या होगी? महंगी होगी। देखो आपके लिए मैंने मेरी पूरी बुक खराब कर दी। ओके, सो यहाँ पे क्या इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और यहाँ पे एक वर्ड दिया, इसका मतलब क्या है? सेटरिस पेरिबस। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे फैक्टर्स है जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर इनकम हो गया, सोच भी है, सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आपके कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, सभी के सभी वेदर कंडीशन, सब के सब चीजें क्या रहेगी? गवर्नमेंट पॉलिसी, सब के सब कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। तो चेंज कौन होगा? चेंज रहने का हक किसको है? चेंज रहने का हक सिर्फ प्राइस को है, बाकी सारी कोई भी चीजें चेंज नहीं हो सकती। चेंज सिर्फ क्या होगी? प्राइस, बाकी कोई भी चीजें चेंज नहीं होगी। तो बाकी चीजें कैसे रहेगी? कांस्टेंट। बाकी चीजें कैसे रहेगी? कांस्टेंट। ओके, क्लियर? यस। अभी थोड़ा आगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स मतलब कंपीटिंग गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कंपीटिंग गुड्स का दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वो गुड्स होता है जो हम साथ में कंज्यूम करेंगे, एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। मतलब कि अगर हमको पेन है, पेन खरीद लिया, इंक नहीं खरीदी तो क्या पेन कुछ काम का है? नहीं। टी है तो साथ में क्या होना चाहिए? शुगर। तो मतलब ऐसे गुड्स जिसको हमको साथ में कंज्यूम करना है, टुगेदर कंज्यूम करना है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन कैसा रहता है? इनवर्स। रिलेशन कैसा रहेगा? हमेशा याद रखना, इनवर्स।
ऐसे राइटिंग आपको नहीं लिखनी है एग्जाम में। इनवर्स रिलेशन रहता है। इनवर्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल द प्राइस अगर टी की इंक्रीज होती है तो डिमांड टी की क्या होगी? ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि डिमांड तो इनवर्स होगी, तो डिमांड टी की क्या होगी? इनवर्स, मतलब कम हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो टी की तो डिमांड कम होगी, लेकिन हमारी तो आदत है ना, हम अकेले क्यों डूबे, सबको साथ में डुबाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगी? जो डिमांड होगी किसकी? शुगर की, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम पेन नहीं खरीद पा रहे हैं तो इंक क्यों खरीदेंगे? अगर हम टी नहीं खरीद पा रहे तो साथ में शुगर क्यों खरीदें? तो अगर हम भी डूब रहे हैं, हमारी डिमांड को भी डुबा रहे हैं, तो हम साथ वाली डिमांड को भी डुबाएंगे। मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन इनवर्स है। अगर एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आया? हम डूबेंगे तो सामने वाले की डिमांड को भी डुबाएंगे। ये है यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। वेरी गुड। ना नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हमें एक दूसरे की जगह पे इजीली यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज विथ ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जैसे यहाँ पे इंक पेन और बॉल पेन। अगर कोई बॉल पेन, फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे गए, शॉप पे जो इंक पेन है वो अगर आपको महंगा दिया तो आप क्या करोगे? भैया आप अपना पेन अपने पास रखो, हम क्या खरीदेंगे? हम बॉल पेन खरीदेंगे। तो बॉल पेन की जो डिमांड क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंक पेन की प्राइस बढ़ने की वजह से बॉल पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे डुबाना नहीं है हमको। समझ के डुबाओगे सबको, डुबाना नहीं है इसमें। अगर इंक पेन महंगा होता है तो हम क्या बोलेंगे इंक पेन को कि नहीं भाई तू महंगा है, हम नहीं खरीदेंगे तेरे को। हम किसको खरीदेंगे? बॉल पेन को। तो डिमांड कहाँ बढ़ेगी? बॉल पेन की बढ़ेगी। यहाँ पे कैसा रिलेशन बता रहे हैं? ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? यस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम डुबाएंगे सामने वाले की डिमांड को, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारे साथ में जो सेकंड सब्स्टिट्यूट्स की जो डिमांड है उसको हम डुबाएंगे नहीं, उसको हम अपने साथ लेके चलेंगे। अगर हम बढ़ रहे हैं, हमारी प्राइस बढ़ रही है तो चलते हैं डिमांड को बढ़ाते हैं। बट कॉम्पिटिंग गुड्स में हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो सामने वाले की डिमांड को डुबो दो। समझ आया? बस यही है। ना लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या है? हमेशा याद रखना इनकम और डिमांड के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम और डिमांड में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा होगी। इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी। क्लियर? ओके। ना इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिसकी लो क्वालिटी होती है। अगर ऐसे गुड्स की, अगर मैं महीने के 20,000 रुपीज कमा रही थी, तब मैं फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, तब हम बाजरा खा रहे थे। थोड़ी राइटिंग ठीक है। अब मैं 25,000 मंथ का कमा रही हूँ तो मैं अब कहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी? सुपीरियर गुड्स में। तो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स में ये केस नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी नहीं। ये एक्सेप्शन है, तो याद रखना इंफीरियर गुड्स में डिमांड नहीं बढ़ती, बाकी सब चीज में इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है। ओके, क्लियर। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब क्या? जो चीज, जो प्रोडक्ट की फैशन चल रही है वो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। मतलब जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फैशन मार्केट में ज्यादा है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आउट ऑफ फैशन है तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। समझ आया? मतलब जो फैशन में है, जो ट्रेंड में है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जो ट्रेंड में नहीं है उसकी डिमांड कम होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस समझ आया? अब यहाँ पे एक मस्त सा टॉपिक आता है इसके अंदर, सब टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब यही होता है ना कि बाजू वाले ने टीवी खरीद दिया तो हम किस खेत की मूली है, हम भी टीवी खरीदेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर बाजू वाला कोई लेके आ रहा है, बाजू वाला मीन्स कोई नेबर, कोई फ्रेंड, अगर वो एफर्ट कर सकता है तो मैं तो पहले एफर्ट करूंगा। तो उनके घर में यहाँ पे दो केस होते हैं, या तो जो आपने उनके घर में देखा है, या तो आपको अच्छा लग गया इसलिए आपको खरीदना है, या तो भाई उसने खरीदा है तो मैं तो पहले खरीदूंगा। समझ आया? तो वहां पे अगर उसने खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे। तो इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि भाई देखा देखी से हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ा दी। वेरी गुड। समझ आया ना? मैंने सुना आपने बोला हाँ आया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। जिस कंट्री में लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, उस पर्टिकुलर कंट्री में इवन नेसेसिटीज की डिमांड तो ज्यादा ही रहेगी। समझो कोई पर्टिकुलर कंट्री है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्टिकुलर कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल ज्यादा लोग गरीब हैं तो वो लग्जरी प्रोडक्ट नहीं मांगेंगे, टीवी नहीं मांगेंगे, नॉर्मल गुड्स नहीं मांगेंगे, बट नेसेसिटी तो मांगेंगे नहीं मांगेंगे। 2 वक्त का खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां पे क्या होगी? डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब ज्यादा लोग बूढ़े हैं तो बूढ़े वाली चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी। ज्यादा लोग क्या है? बच्चे हैं तो बच्चों वाली चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी। वेरी गुड। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि आपको इनकम जो है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इनकम सही से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगी? हमारी डिमांड ज्यादा होगी। इनकम सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। समझ आया? ये कम क्यों बता रही है? अपने इंडिया में फिगर होता है मेजली इनका, ऐसे प्रोडक्ट का।
ओके समझ आ गया, यस वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ कहा है, क्या कहा है यहाँ पे, वही चीजें जो हम पढ़ के आए कि सबसे पहले जो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव। ये अभी मैं एमसीक्यू में पूछने वाली हूँ कि कैसा स्टेटमेंट है, तो ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हमने पहले से ही पढ़ लिया कि प्राइस और डिमांड के अंदर रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड क्यों कहा गया। अगर आप है ना छोटी छोटी चीजों को अगर नोट करते हो तो यहाँ पे हर जगह क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड कहा गया, डिमांड नहीं क्वांटिटी डिमांडेड। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं, इसका रीजन हम इसी वीडियो में जानेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में जो बनेगा उसमें मैं बताऊंगी कि हर जगह क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखते हैं, डिमांड क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में भूल भी जाऊं तो। ओके अब प्राइस और डिमांड में रिलेशन कैसा है, इनवर्स हमने डिस्कस किया। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एजम्पशन क्या था कि बाकी सारी चीजें कैसे नहीं रहनी चाहिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग सेम। समझ आया कि नहीं आया, आया, वेरी गुड। अब अदर थिंग्स कौन सी रहनी चाहिए, सेम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नंबर ऑफ कंज्यूमर जो कांस्टेंट है, ये सब चीजें, ये चीजें जो है ना ये सेम रहनी चाहिए जो पहले थी वही। इस ऐसा नहीं कि वेदर कंडीशन आ गया, कोविड-19 आ गया है, ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ओके वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ओके डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जो यहाँ पे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस अगेन कम हो रही है, डिमांड अगेन डिमांड अगेन बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे वो रिलेशन नहीं दिखा रहा है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस अगर बढ़ेगी, यहाँ पे हम उल्टा जाते हैं, 1 से 2 हुआ तो यहाँ पे क्या होगी, डिमांड क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, यहाँ पे कम होने लगी। मतलब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम, और डिमांड से नहीं बोलना है, ये चीज आपको भी याद रखनी है, प्राइस से ही बोलना है। प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड बढ़ी, वेरी गुड। ओके और जब हम ये डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। अब हमेशा याद रखना है, जो डिमांड कर्व जो होती है ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और ये लेफ्ट टू राइट होती है, ये लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में जाती है। डिमांड कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड लेफ्ट टू राइट जाने वाली। अभी भाई ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रीजन पढ़ लिया कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। यही रीजन है, इसकी वजह से यहाँ पे ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड साइडेड है, ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जहां पे हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था ना, वहां पे हमने एक इंडिविजुअल का लिया था कि भाई अगर प्राइस अगर 5 रुपए बढ़ रही है तो आप कितना डिमांड है कम, यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ रही है तो आप डिमांड कितना कम करोगे या कितना ज्यादा बढ़ाओगे क्यों, वो तो लॉ ऑफ डिमांड से अलग हो जाएगा ना। तो प्राइस अगर कम हो रही है तो आप डिमांड कितना बढ़ाओगे, यहाँ पे देखो 5 से 4 हो रही है तो इसने 5 यूनिट्स डिमांड बढ़ाए, बट यहाँ पे इसने 4 यूनिट्स बढ़ाए, और यहाँ पे इसने कितने 6 यूनिट्स बढ़ाए। तो सब इंडिविजुअल जो है, इंसान जो है, अलग अलग सोच रखते हैं। तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो सही, पर हर इंडिविजुअल की डिमांड अलग अलग रेंज से बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब हम सब अलग अलग इंसान का समेशन करेंगे, ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 10 + 8 + 12 तो क्या हो जाएगा 30। समझ आया, यहाँ पे इंडिविजुअल ने जो ग्राफिक दिया है उस ग्राफिक को ऐड करना है, उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और जब उस डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देंगे, उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। ये कर्व भी कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव स्लोपिंग होगी, और ये लेफ्ट टू राइट होगी। बस इतना ही है इसमें भी। अब रैशनल है, मतलब ये तो हमको पता है कि डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, बट ये डाउनवर्ड होती क्यों है। यहाँ पे 4 इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने, ये कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो जो आप पहले टाइम जो पानी पियोगे ना, उसकी जो यूटिलिटी होगी ना, वो यूटिलिटी मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। एक ऐसी चीज जिसके अंदर आपकी इच्छा को सेटिस्फाई करने की, सेटिस्फाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरी क्षमता है, मतलब आपकी इच्छा को पूरा करने की क्षमता है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है, तो प्यास को बुझाने की क्षमता किसमें है, वाटर के अंदर। तो आप जब फर्स्ट टाइम जब पानी पियोगे ना, तो उसकी यूटिलिटी कितनी आएगी 100, सेकेंड टाइम पियोगे तो आपको कितनी आएगी 100, और थर्ड टाइम पियोगे तो 60। एक टाइम होगा ना, उसके बाद आप बोलोगे यार बस अभी बहुत पानी पी लिया, अब पेट में जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब हर एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट पे, यहाँ पे आपने 1 टाइम पिया, 2 टाइम पिया, 3 टाइम पिया, 4 टाइम पिया, मतलब हर एक एडिशनल यूनिट पे आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है।
हर एक एडिशनल यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम हो रही है। इसका मतलब ये हो कि एक टाइम पे के बाद आप क्या हो जाओगे कि अब नहीं पिया जाएगा। समझ आया? तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ये कहीं ना कहीं इसका रीजन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब फर्स्ट टाइम जब हम कोई पर्टिकुलर कमोडिटी को एज्यूम करते हैं ना, तो उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है, बट जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ऐड होते हैं ना उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। इसलिए जो स्लोप क्या है, डाउनवर्ड्स है। स्लोप क्या है, डाउनवर्ड्स। ओके, अब सेकंड जो इफेक्ट है वो इनकम है और सब्स्टिट्यूशन। पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन जो दिया है हिक्स एंड एलन, और इनकम भी हिक्स एंड एलन ने ही दिया है, दोनों भाई भाई हैं। ओके ना, इसका मतलब ये है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट, आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि महंगा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, बट कोई दूसरा प्रोडक्ट जो आपका सब्स्टिट्यूट है, जो आपके प्रोडक्ट के बदले में इजीली यूज हो सकता है, अगर वो उसकी प्राइस कम है आपसे, फॉर एग्जांपल ये जो है वो ए प्रोडक्ट है और ये कोई है जो बी प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट महंगा है तो आपकी डिमांड कम है, सामने वाले का जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है, सस्ती, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, एक की जगह पे हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, तो आपका प्राइस की अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा होगी तो दूसरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आया? मैंने अभी समझाया था आगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे भी बढ़ाएंगे, खुद भी नहीं डूबेंगे और सामने वाले को भी नहीं डुबाएंगे। समझ आया था? अभी समझाया था ना ऊपर। ओके, और इनकम इफेक्ट मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम कहीं इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुई है, बट पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो गई है। फॉर एग्जांपल की जो एक बैटरी थी वो मार्केट में 100 रुपीज की मिलती थी, सडनली उसकी प्राइस क्या हो गई, 50 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि 50 में अब हमारे पास 100 रुपीज है, तो हम बैटरी 50 में भी खरीद लेंगे और हमारे पास क्या होगा, प्लस 50 भी बचेगा। तो हमारी पास क्या हो गई, हमारी रियल इनकम बढ़ गई। कहीं ना कहीं हमारी इनकम नहीं बढ़ी है। समझ में आया कि वो प्राइस की, हमारे प्राइस कम होने की वजह से 50 रुपीज का फायदा हो रहा है। या तो हम एक बैटरी खरीद लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, 100 के अंदर कितनी खरीद सकते हैं, 2। हम पहले कितनी खरीद सकते थे, 1, बट अब जैसे कि हमारा इनकम इफेक्ट है तो हम कितनी खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं। क्लियर? यस। थर्ड है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, इसका मतलब ये है कि जो अगर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हुआ है, प्राइस उसकी कम हुई है, तो अब जो लोग जो पहले उसको नहीं खरीद सकते थे वो भी अब उसको खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर नए कंज्यूमर्स आएंगे जो उसको एफर्ड नहीं कर सकते थे, अब उसको क्या करेंगे, एफर्ड कर पाएंगे। तो अब मार्केट में नए कंज्यूमर्स आएंगे। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ है डिफरेंट यूजेस। बहुत सारे कमोडिटीज है जिनकी मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस जो है सस्ता है तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का है, जो प्राइस कम हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी अब मिल्क जो है सस्ता आ रहा है, तो आप क्या करो, उसका मिल्क का आप क्या बनाओ, घी भी बनाओ, पनीर भी बनाओ, चीज बनाओ, बटर बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, मिल्क शेक बनाओ। तो यहाँ पे आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। बट इन द केस की अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्या करोगे, आप डिमांड को कम कर दोगे। मतलब अब उसको आप वही यूज करोगे जहां पे उसकी रियल में रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस को फीड करने के लिए, ओल्ड एज पीपल को फीड करने के लिए। समझ आया? तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर डिफरेंट यूजर्स हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो अगर वो कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, और अगर ज्यादा होगी प्राइस तो उसकी हम लिमिटेड डिमांड कर देंगे। समझ आया? यस। तो अब क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि उसकी पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी केसेस है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है तो मैंने अभी समझा दिया, फिर से बताती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड ये होता है कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगा। आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलो। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम, और प्राइस कम है, सस्ता है, तो डिमांड उसकी मार्केट में ज्यादा होगी। यही लॉ ऑफ डिमांड है ना। और इसमें रिलेशन कैसा है, इनवर्स। ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। और यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है, सेटरिस पेरिबल्स अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब कैसे होने चाहिए, सेम। वो जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए, जो पहले जैसे थे वैसे ही होने चाहिए, तो ही हमारा ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट मे नॉट बी होल्ड गुड। तो यहाँ पे आई थिंक ये सेकंड जो चीज है एक्सपांशन और इसके सभी फैक्टर्स ये हम सेकंड में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। कहीं पे भी इतने में डाउट आया देन यू हैव टू आस्क राइट नाउ इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और
कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट लिखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।